नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। किसी लोकेशन जानने के लिए या फिर किसी जगह तक पहुंचने का रूट जानने के लिए आपने अपने मोबाइल पर गूगल मैप की मदद जरूर ली होगी। क्या आपको पता है कि आपके मोबाइल पर जो रूट मैप या नक्शा नजर आता है वो कैसे काम करता है? ये दरअसल संभव हुआ है जीपीएस नेविगेशन तकनीक से। जीपीएस नेविगेशन से सिर्फ हम वैकल्पिक मार्ग नहीं तलाशते हैं, बल्कि आज के समय में ये और भी कई जरूरी कामों में मददगार बन गया है। इसके जरिए हम नक्शे तैयार कर रहे हैं, जमीन का माप जान रहे हैं, कैब और कुरियर की लोकेशन का पता कर रहे हैं, इंसानों की आवाजाही पर नजर रख रहे हैं, बस पानी के जहाज और विमानों को रास्ता दिखा रहे हैं, और अगर कोई भटक जाए तो उसे तलाश भी रहे हैं। हालांकि जिस गूगल सर्विस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो अमेरिकी है। अगर अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब हो जाएं या गूगल ये तय कर ले कि हमें ये सेवा नहीं देनी है तो हम क्या करेंगे? जाहिर है हमारे यहाँ न सिर्फ जिंदगी की रफ्तार थम जाएगी, बल्कि हम व्यापारिक और सामरिक तौर पर भी कई परेशानियों से फंस जाएंगे। इससे निपटने के लिए भारत ने 1990 के दशक में स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम पर काम शुरू किया, जो अब पूरा होने ही वाला है। जी हाँ, इसे नाम दिया गया है नाविक। विशेष में आज हम बताएंगे इस स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम के बारे में, दिखाएंगे ये नेविगेशन कैसे काम करेगा। इसके अलावा भी हम आपको कई और तकनीकी जानकारियों से रूबरू करवाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक जल्द ही काम करना शुरू कर देगा। इसरो को यह उम्मीद है कि भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली यानी कि IRNSS सीरीज का 8वां सैटेलाइट जैसे ही काम करना शुरू करेगा, भारत का अपना जीपीएस सिस्टम नाविक वो तमाम सटीक जानकारियां देने लगेगा जो किसी अच्छे नेविगेशन सिस्टम के लिए जरूरी हैं। मई 1999 की बात है। घुसपैठियों का भेष धरकर पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर में घुस आए और कारगिल में कई पहाड़ियों पर कब्जा जमा कर बैठ गए। भारतीय सेना को घुसपैठियों की सही लोकेशन पता लगाने में मुश्किल आ रही थी। ऐसे में भारत सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका अपने जीपीएस सैटेलाइट्स की मदद से पाकिस्तानी घुसपैठियों की सही लोकेशन जानने की हालत में था। भारत को उम्मीद थी कि अमेरिका ये जानकारी मुहैया करा देगा, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका अगर उस समय भारत को जरूरी सूचना दे देता तो न सिर्फ लड़ाई में हुआ नुकसान बल्कि युद्ध की अवधि को भी कम किया जा सकता था। इस घटना को 20 बरस होने वाले हैं। इस दौरान भारत ने जीपीएस तकनीक की अहमियत को समझा। इसरो ने इन 20 बरसों में न सिर्फ स्वदेशी जीपीएस तकनीक पर काम किया, बल्कि मैपिंग, जियो लोकेशन और नेविगेशन से जुड़े पूरे एक सिस्टम का विकास कर लिया। जीपीएस सिस्टम जो है ये अमेरिका का है, जिसमें वो कभी भी समय पड़ने पर हमारे लिए वो सर्विसेज रोक सकते हैं। जैसा उन्होंने कारगिल वॉर में भी ये हुआ था, उन्होंने हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिलवाई थी, तो उसके लिए अपना ही इंडिपेंडेंट एक जीपीएस सिस्टम जो हमारे भारतवर्ष के लिए हो, वो जब बनाया गया तो उसमें 7 सैटेलाइट को मिलाकर पूरे भारत के ऊपर उनको इस तरह से प्लेस किया गया है कि जो हमारी जरूरत है जीपीएस की, वो हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो उस सिस्टम को हम लोग नाविक के नाम से हम लोग जानते हैं। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का IRNSS-1I NVAC जैसे ही ध्रुवीय कक्षा में स्थापित होगा, स्वदेशी जीपीएस सिस्टम की एक और कड़ी जुड़ जाएगी। हालांकि यह काम बहुत पहले पूरा हो गया होता, लेकिन पिछले बरस अगस्त में इसी सीरीज के सैटेलाइट IRNSS-1H को अंतरिक्ष में स्थापित करने का मिशन विफल रहा था। 7 नेविगेशन उपग्रहों की सीरीज का पहला सैटेलाइट IRNSS-1A भी 3 रूबिडियम परमाणु घड़ियों के काम न करने की वजह से तकरीबन बेकार हो गया है। IRNSS-1I अंतरिक्ष में IRNSS-1A की जगह लेगा। तो ये कोई नई चीज नहीं है दुनिया के लेवल के ऊपर, लेकिन देश के लेवल के ऊपर नई भी है और जरूरी भी है।
कि हम अपने नेविगेशनल सैटेलाइट्स इस्तेमाल करें। इसके लिए कई सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं अलग अलग एरिया में, क्योंकि हर सैटेलाइट का अपना एक फुटप्रिंट होता है, वो एक एरिया को कवर कर सकता है। तो धरती इस तरह से गोल होने की वजह से हम जिस एरिया को मैप करना चाहते हैं वहां पर हम ये देखते हैं कितने सैटेलाइट्स की जरूरत है। 7 सैटेलाइट्स की हमारे यहाँ जरूरत है। हमने 7 सैटेलाइट्स भेजे हैं इस काम के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये दुखद बात है कि हमारे 2 सैटेलाइट्स में खराबी हो गई। दरअसल जीपीएस सैटेलाइट बहुत ही उन्नत तकनीक से डिजाइन की जाती है। वैज्ञानिकों का जोर इनसे मिलने वाली सूचना के 100% सटीक होने पर रहता है। इसके लिए इन उपग्रहों में एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल होता है। IRN-SS सीरीज में लगी ऐसी घड़ी 1 सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से की गणना करने में सक्षम है। ये भारत के जीपीएस सिस्टम नाविक यानी नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन को विश्वसनीय बनाता है। उम्मीद है कि जल्द ही हमारे स्मार्टफोन पर इसके सिग्नल आने लगेंगे। चूंकि ये सैटेलाइट सिस्टम भारत के ऊपर स्थित है, इसलिए भारत में इसकी सटीकता अमेरिकी सिस्टम से ज्यादा होगी, यानी हम इस नाविक पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह प्रणाली है। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम का मकसद जीपीएस, जीआईएस जैसी सेवाएं देना है। और एक बार ये काम करने लगा तो फिर अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस और रूस के ग्लोनास को टक्कर देगा। आइए जानते हैं क्या है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम और इसका महत्व। भारतीय क्षेत्र नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी नाविक दरअसल भारत की एक क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली है। यह सिस्टम भारत और आसपास के इलाकों की सटीक रियल टाइम लोकेशन और टाइमिंग सर्विस प्रदान करता है। नाविक सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि आसपास के कई और देशों को भी कवर करता है। ये भारत के चारों ओर करीब 1500 किलोमीटर यानी 930 मील के दायरे में काम करता है। इस नेविगेशन सिस्टम को चलाने के लिए 7 उपग्रहों का एक पूरा समूह काम करता है और जमीन पर मौजूद 2 अतिरिक्त उपग्रह स्टैंड बाय मोड में रहते हैं। 7 उपग्रहों में से 3 पृथ्वी के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित हैं। नेविगेशन सैटेलाइट 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। इसमें स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस यानी SPS सभी यूजर्स को प्रदान किया जाता है, जबकि रिस्ट्रिक्टेड सर्विस यानी RS केवल अधिकृत यूजर्स को ही प्रदान किया जाता है। इस परियोजना में हर उपग्रह की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए के करीब है, जबकि PSLV एक्सेल प्रक्षेपण यान की लागत 130 करोड़ रुपए है। वो किसी इंटरनेशनल एजेंसी के ऊपर डिपेंड ना करें, क्योंकि आने वाले वक्तों में इसका स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल होगा। अगर कल को गूगल ये डिसाइड करता है कि उनके नेशनल इंटरेस्ट में ये नहीं है कि हिंदुस्तान की जनता को वो मैप दें, तो हिंदुस्तान की जनता जो है वो अपने को अपाहज महसूस करने लगेगी, उसके काम सारे रुक जाएंगे। सिर्फ यही नहीं है, स्ट्रैटेजिक लेवल के ऊपर भी हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। और जब हमारे पास इस बात की क्षमता है कि हम सैटेलाइट्स भेज सकते हैं, तो फिर ये तय किया गया कि हम अपने सैटेलाइट्स से नेविगेशनल एक नेटवर्क तैयार करेंगे अपने देश के लिए। इस नेविगेशन उपग्रह को 130 डिग्री पूर्व से 30 डिग्री पूर्व देशांतर और 50 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच स्थापित किया गया है। इस नेविगेशन सैटेलाइट के रखरखाव की जिम्मेवारी ग्राउंड सेगमेंट पर है, जिनमें IRNSS अंतरिक्ष यान नियंत्रण सुविधा, इसरो नेविगेशन सिस्टम केंद्र, IRNSS रेंज और इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, IRNSS नेटवर्क टाइमिंग सेंटर, IRNSS CDMA रेंजिंग स्टेशन,
लेजर रेंजिंग स्टेशन और IRNSS डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क शामिल हैं। मिनिमम हम लोगों को 3 सैटेलाइट चाहिए होते हैं। उसको हम लोग ट्रायंगुलेशन बोलते हैं कि 3 पॉइंट जो हम लोगों ने जोड़ लिए तो एक जो बिल्कुल छोटा सा उसमें जो एरिया रह जाता है उसमें हम लोग लोकेट कर लेते हैं। तो ये सैटेलाइट जितने ज्यादा होंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। अगर मैं अमेरिका के जीपीएस सिस्टम की बात करूं तो वो करीब 33 सिस्टम जो हैं वो सैटेलाइट्स उसके चलते हैं। या अगर मैं ग्लोनास जो रशिया का सिस्टम है उसमें भी करीब 24 के करीब सैटेलाइट वो यूज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो हैं सिर्फ अपने भारत के आसपास के एरिया को ही हम लोगों ने कवर करना है, तो हम सिर्फ 7 सैटेलाइट से काम चला रहे हैं। इस नेविगेशनल सैटेलाइट का काम स्टैंडर्ड स्थिति और सटीक जानकारी देना है। इसके लिए इसमें L5 और S बैंड लगाए गए हैं। नेविगेशनल सिस्टम के उपग्रहों का वजन लगभग 1330 किलो है और उनके सौर पैनल 1400 वॉट ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस नाविक प्रणाली में संदेश देने के लिए एक मैसिव इंटरफेस लगा हुआ है। इसके जरिए कमांड सेंटर किसी खास भौगोलिक क्षेत्र को चेतावनी भेज सकता है। इस सिस्टम के उपयोग से मछुआरों को चक्रवात के बारे में पहले ही चेतावनी दी जा सकती है। जीपीएस की अगर हम बात करें तो जीपीएस में केवल L बैंड लगा हुआ है, लेकिन नाविक में S और L बैंड हैं, जिनके कारण अगर वायुमंडल में कोई अवरोध उत्पन्न होगा तो उस स्थिति में भी हमें सटीक पोजीशनिंग और नेविगेशन सिग्नल्स मिलेंगे, जिनका विश्लेषण कर हम किसी भी चीज की सही पोजीशन पता कर सकेंगे। लीना शर्मा के साथ रितु कुमार, राज्यसभा टीवी। नाविक देश में ही विकसित किया गया स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। नाविक के जरिए लोकेशन और होने वाली घटनाओं की सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इसके नागरिक इस्तेमाल के अलावा सैन्य और व्यावसायिक इस्तेमाल भी हैं। आइए जान लेते हैं कि नाविक किस तरह हमारे लिए मददगार साबित होगा। मोबाइल में जीपीएस और गूगल मैप के इस्तेमाल ने हमारी जिंदगी बेहद आसान कर दी है। लोकेशन खोजने से लेकर रास्ते की जानकारी और ट्रैफिक का हाल हम घर बैठे अपने मोबाइल पर आसानी से जान लेते हैं। हम जीपीएस नेविगेशन के लिए अक्सर गूगल का इस्तेमाल करते हैं, जो अमेरिकी कंपनी है, लेकिन हम इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। खासकर युद्ध के समय में सामरिक महत्व की जगहों पर भी लोकेशन टैगिंग और नेविगेशन का इस्तेमाल कम खतरे भरा नहीं है। इसके अलावा प्राइवेसी जैसे मुद्दे भी हैं, जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम को जरूरी बनाते हैं। जीपीएस जो है ये जिसको हम लोग जीआईएस बोलते हैं, उसके आज की दुनिया में अगर हम लोग देखें तो उसके कितने ही यूजेज हैं जो आम आदमी की जिंदगी में रोज काम आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि कैब की लोकेशन कहाँ पर है और कहाँ नहीं है। आप डीटीसी की बसेस में भी अब जीपीएस लग के आना शुरू हो जाएगा। ऑटो जितने हैं उसमें मीटर के साथ जीपीएस लगना कंपलसरी है, क्योंकि आप फिर उसकी पूरे के पूरे ऑटो की जो मूवमेंट है उसको लोकेट कर सकते हैं। ये सैटेलाइट हमें जो एग्जैक्ट लोकेशन देंगे, उसकी वजह से हम लोग जितने भी लैंड के मेजर करने के जो हमारे तरीके होते हैं उसमें हम लोग पूरे का पूरा मैपिंग जो है वो स्काई से ही कर सकते हैं। भारत के अलावा अमेरिका, रूस और चीन के पास ही अपने जीपीएस नेविगेशन है। नाविक पूरी तरह स्वदेशी है। इसके संचालन व रखरखाव के लिए भारत में 18 केंद्र बनाए जा रहे हैं। सैन्य और कूटनीतिक फायदों के अलावा इसके कई व्यावसायिक और सामाजिक फायदे भी होंगे। जीपीएस की मदद से देश के दूर दराज इलाकों पर नजर रखी जा सकेगी। अलग अलग इलाकों में चल रहे तमाम सरकारी प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मैपिंग की जा सकती है। सड़क, रेल, हवाई यातायात और नौवहन के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए सड़क पर लगे ट्रैफिक जाम का और देर से चल रही ट्रेनों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकती है। पहले से जानकारी लेकर लोगों को वैकल्पिक मार्ग सुझाए जा सकते हैं। आपदाओं के समय में मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। कहां पर फ्लड्स आ रहे हैं, कहां पर भूकंप की वजह से तबाही मची है, सुनामी की वजह से तबाही होगी, उसमें हमारी क्षमता एकदम से बढ़ जाएगी प्रिडिक्ट करने की भी। और साथ ही साथ उसके जिसको हम मिटिगेशन कहते हैं,
अंग्रेजी में, यानी अगर कुछ आपदा आ गई तो उसके बाद हम फौरी तौर पर वहां राहत पहुंचा सकें, इसकी क्षमता हमारी बहुत बढ़ जाएगी। ये हो गया जो आम आदमी की जिंदगी के साथ रिलेटेड है, किस एरिया में क्या उग रहा है, क्या नहीं उग रहा है, कैसी फसलें हो रही हैं, कैसी फसलें नहीं हो रही, कहीं बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, उसकी वजह से ये सारी हमारी पास जानकारी कहीं ज्यादा होगी। ये जानकारी हमारे पास है, हमारे सैटेलाइट्स ये काम करते रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास वो जानकारी कहीं ज्यादा होगी। दूसरी तरफ से रेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए, जिनको हम स्ट्रेटेजिक यूज कहते हैं, उनके लिए भी हमारी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आस पड़ोस के देशों को जीपीएस सुविधा देकर भारत उनसे रिश्ते बेहतर कर सकता है। पड़ोसी देशों के मौसम संबंधी पूर्वानुमान, मैपिंग जैसी सुविधाओं के बदले सरकार पैसे या दूसरी सुविधाएं हासिल कर सकती है। इसका इस्तेमाल नक्शे तैयार करने में होगा, भूगर्भीय आंकड़े जुटाए जाएंगे। ये भटक गए विमानों और वाहनों को खोजने में मददगार साबित होगा। भारतीय सेना को जानकारी मुहैया कराएगा। उद्योग और छोटे कारोबारी अपने सामान और कुरियर की ट्रैकिंग में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सरकार की ई-वे बिल और दूसरी ट्रैकिंग योजनाओं में किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल और मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के साथ जीपीएस का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में बढ़ा है। रास्ता खोजने से लेकर लोकेशन की तलाश और ट्रैफिक की जानकारी समेत तमाम काम हैं जो जीपीएस ने आसान कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे काम करता है और कैसे इतनी सटीक जानकारियां हमें पलक झपकते ही दे देता है। एक स्मार्टफोन में कॉलिंग, सोशल साइट्स और सर्च के अलावा जो ऐप सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है वो है मैप और लोकेशन। क्या आप जानते हैं कि ये कैसे काम करती है? दरअसल इसके पीछे है जीपीएस तकनीक। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक सैटेलाइट आधारित तंत्र है। इसमें करीब 30 उपग्रह करीब 20,000 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। इसकी शुरुआत 1960 के आसपास अमेरिका में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के तौर पर हुई। तब इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना तक सीमित था। आम लोगों को इसका इस्तेमाल करने के लिए कई साल इंतजार करना पड़ा। 27 अप्रैल 1995 से ये सभी के लिए खोल दिया गया। दुनिया में जब शुरुआत हुई इस बात की कि किसी भी एरिया में जो नेविगेशन हो रहा है, इंसानों का, व्हीकल्स का, जहाजों का, चाहे वो पानी के हों चाहे वो हवाई जहाज हों, तो सबसे बड़ी समस्या जो थी टेक्नोलॉजिस्ट के पास और साइंटिस्ट के पास, वो समस्या ये थी कि किस तरह से उनकी किसी एक वक्त के ऊपर पोजीशन देखी जाए। हमारे पास ट्रायंगुलेशन का मेथड था, लेकिन हमारे पास इतने सैटेलाइट नहीं थे जो हम इस्तेमाल कर सकें ट्रायंगुलेशन मेथड को, यानी 3 पोजीशन से किसी एक चीज की अगर पोजीशन को जज किया जाए तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कहां पर है और अगर मूव कर रहा है तो उसकी गति क्या है। जीपीएस अंतरिक्ष उपग्रह के जरिए काम करता है। तकनीकी भाषा में पूरा सिस्टम 3 हिस्सों में बटा है। स्पेस सेगमेंट यानी कि अंतरिक्ष में भेजे गए सैटेलाइट, कंट्रोल सेगमेंट यानी धरती पर सिग्नल कंट्रोल करने वाले केंद्र, और यूजर सेगमेंट यानी इस्तेमाल करने वाले लोग। आसान भाषा में समझे तो अंतरिक्ष उपग्रह में लगे हाई डेफिनेशन कैमरे पृथ्वी के कोने कोने पर नजर रखते हैं। पृथ्वी पर बने कंट्रोल रूम इन सैटेलाइट में लगे उपकरणों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। सैटेलाइट में मिले डेटा की गणना करने के लिए जीपीएस रिसीवर की जरूरत होती है। हमारा मोबाइल भी जीपीएस रिसीवर की तरह काम करता है। नेविगेशन तकनीक बहुत सिंपल सी चीज है। अगर किसी चीज को हमें पता करना है कि उसकी पोजीशन कहां है और क्या है स्पेस के अंदर, ये मेरी उंगली है, इसको एक्स वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं देखना चाहता हूं तो मुझे ये पता करना होगा कि यहां से वो कितनी दूर है, इन दोनों के बीच में कितना फासला है किसी एक रेफरेंस पॉइंट से। और ये मैं तभी पता कर सकता हूं जब मैं 3 तरफ से ये नाप पाऊं कि वो कहां पर है।
और अगर वो चल रही है तो मुझको उसकी गति भी कम से कम 3 तरफ से नापनी पड़ेगी रियल टाइम में। इसको हम कहते हैं नेविगेशन। कोई भी लोकेशन पता करने के लिए एक बार में कम से कम 3 सैटेलाइट की मदद ली जाती है। ये गणना ट्रायंगुलेशन कहलाती है। कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी पर कहीं खड़े हैं और आपके ऊपर आकाश में 3 सैटेलाइट हैं। यदि आप जानते हैं कि आप सैटेलाइट ए से कितने दूर हैं, तो आप जानते हैं कि आपको रेड सर्कल पर कहीं पर तो होना चाहिए। यदि आप सैटेलाइट बी और सी के लिए भी ऐसा करते हैं, तो आप ये 3 सर्कल कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस लोकेशन का पता लगा सकते हैं। ये प्रक्रिया ट्राइलेटरेशन कहलाती है। इसको अगर बहुत सिंपल सी भाषा में बोलूं, मैं अगर आपको बोलता हूं कि भाई मैं जंतर मंतर के पास खड़ा हुआ हूं, तो मैं जंतर मंतर के कहीं पर भी खड़ा हो सकता हूं, चाहे मेन गेट पे हूं, चाहे उसके बैक गेट पे हूं। लेकिन जब मैं 2 पॉइंट दे दूंगा कि मैं जंतर मंतर पे हूं और उसके गेट के पास हूं, तो एग्जैक्टली आपने मुझे लोकेट कर लिया। तो ऐसे ही जो सैटेलाइट्स हैं, ऐसे तो हम कहेंगे कि एक ही सैटेलाइट से सारे काम हो जाने चाहिए, लेकिन एक सैटेलाइट से जो एरर आएगी उसकी लोकेशन की, वो 2 सैटेलाइट से उसको हम लोग पिन पॉइंट कर पाएंगे थोड़ा कम दूरी में। ये मैथमेटिकली विकसित किया गया था, काफी मतलब 150 साल पहले तो विकसित किया ही गई थी। ये ट्रायंगुलेशन टेक्निक कहलाती है। यानी आप ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें एक जगह के ऊपर फिक्स करते हैं किसी चीज की पोजीशन को। इसको सैटेलाइट से करना ये नई बात है। 3 सैटेलाइट एक साथ रिसीवर को जो लोकेशन देते हैं वो 2D में होती है। लोकेशन लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर और लैटिट्यूड यानी अक्षांश में दर्शाई जाती है। ये 10 से 100 मीटर की रेंज में सही होती है। हालांकि पोजीशन पता करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट का सहारा लेना पड़ता है। इसमें तीसरा डायमेंशन भी मिल जाता है, यानी ऊंचाई। सैटेलाइट जीपीएस ट्रैकर के जरिए जानकारी हासिल करते हैं और फिर रिसीवर को भेजते हैं। जीपीएस डिवाइस सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल्स के जरिए उस लोकेशन को मैप में दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने नाविक के नाम से अपनी क्षेत्रीय जीपीएस नेविगेशन प्रणाली तैयार की है। इसका काम भारतीय क्षेत्र की पूरी स्थिति, नौवहन और समय से सेवाएं मुहैया कराना है। इस नेविगेशनल सैटेलाइट सीरीज के तहत भारत अब तक 7 उपग्रह भेज चुका है। हालांकि इनमें से 2 मिशन तकनीकी वजहों से विफल रहे। आइए जान लेते हैं इस योजना का इतिहास। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ ही ये जानकारी देना चाहेंगे कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही अपना फीडबैक भी हमें भेज सकते हैं। नमस्कार। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS दरअसल 7 उपग्रहों का एक समूह है, जिनमें से 3 पृथ्वी के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित हैं। भारत की ये नाविक प्रणाली 2 तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इसमें आम लोगों के लिए सामान्य नौवहन और स्थिति सेवा, और दूसरी प्रतिबंधित या सीमित सेवा जो भारतीय सेना, सरकार के बड़े अधिकारियों, महत्वपूर्ण लोगों और सुरक्षा संस्थानों के लिए होगी। ये काम तो कर रहा है, लेकिन पूरा होने का काम तभी होगा जब आखिरी सैटेलाइट भी ठीक से काम करने लगेगा। इसकी तैयारी तो आइडिया तो 80 के दशक में ही आ गया था, और हम उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन जाहिर है कि ये प्रोजेक्ट 90 और फिर इस सदी की शुरुआत में टेकअप कर लिया गया था, और 2009 में अगर मुझे सही याद है तो हमने पहले सैटेलाइट भेजा था। पहली बार 2010 में भारत ने ये तय किया कि 2011 तक वो अपना नेविगेशन उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा, और भारत ने अपना पहला उपग्रह IRNSS 1A को 1 जुलाई 2013 को PSLV C-22 से प्रक्षेपित किया, जबकि दूसरा नेविगेशनल सैटेलाइट IRNSS 1B 4 अप्रैल 2014 को PSLV C-24 से लॉन्च किया गया। तीसरा उपग्रह IRNSS 1C 16 अक्टूबर 2014 को प्रक्षेपित किया गया।
इसे PSLV C-26 ने प्रक्षेपित किया। IRNSS 1D को 28 मार्च 2015 को प्रक्षेपित किया गया। इसे PSLV XLC-27 यान से लॉन्च किया गया। इस श्रेणी का 5वां उपग्रह IRNSS 1E 20 जनवरी 2016 को PSLV C-31 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया। वहीं IRNSS 1F उपग्रह का प्रक्षेपण 10 मार्च 2016 को किया गया। इसे PSLV C-32 से लॉन्च किया गया। IRNSS 1G को 28 अप्रैल 2016 को PSLV C-33 के जरिए लॉन्च किया गया। हालांकि IRNSS 1G तकनीकी खराबी के कारण सफल नहीं हो पाया। एक जो सबसे पहले सैटेलाइट जो गया था, किसी भी सैटेलाइट में जब मैं आपको लोकेशन दूंगा या कुछ करूंगा तो उसमें समय बहुत जरूरी हो जाता है। तो सैटेलाइट्स में जो क्लॉक चलती है वो हमारी जितनी भी घड़ी हैं उनसे बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है, जिसको हम लोग एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं। तो इन हर सैटेलाइट्स में जो हमने भेजे हैं उनमें 3 एटॉमिक क्लॉक्स एक एक सैटेलाइट में लगी हुई हैं। तो ये जो पहला सैटेलाइट था इसमें जो उसकी तीनों की तीनों एटॉमिक क्लॉक जो हैं वो खराब हो गई थी, तो वो टाइम का रेफरेंस वो सैटेलाइट नहीं दे पा रहा। उसके जितने बाकी के जो फंक्शंस हैं वो अभी भी कर रहा है, लेकिन वो इस सिस्टम के लिए, नाविक सिस्टम के लिए वो किसी भी तरह का यूज का नहीं रहा। तो उसको रिप्लेस करने के लिए 2016 में एक भेजा गया, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि वो अपने जो उसका पेलोड फेरी जिसको बोलते हैं, जिस कंटेनर में वो था जिसको फाइनली खुलना था, जिसमें से सैटेलाइट ऑर्बिट में जाना था, वो खुल नहीं पाया था। इंडियन नेविगेशनल सिस्टम भारत और इसके बारे में अंतरिक्ष से संकेत प्रदान करता है। ये स्थिति और समय को सही ढंग से बताने और जमीन पर रिसीवर का उपयोग करके उपयोग में लाया जाता है। विश्व में अंतरिक्ष में संकेत अमेरिका के GPS, रूस के ग्लोनास, यूरोप के गैलीलियो और चीन के बडेन द्वारा ही मुहैया कराए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।